पढ़ाई चालू हो रही है। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 6। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ये एटॉमिक मास यूनिट मास का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। इसके बाद में टू मेजर द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनडायरेक्ट मेथड से। बच्चों जिनको मैंने नोट्स भिजवाए हैं वे नोट्स खोल के बैठ जाइए, और जिनके पास में नहीं है, जो बच्चे नहीं जुड़े वे नोट्स मंगवा लें। ये नंबर दिया हुआ है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। टू मेजर द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल ऑयलिक एसिड। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम AMU एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मान लो मेरे पास में ऑयलिक एसिड है और इस ऑयलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं इनका मुझे साइज मेजर करना है, मतलब उनका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा। देखो यहाँ पर ट्रिक देखिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले किया मेक सॉल्यूशन। अरे ये सॉल्यूशन किसका बनाना है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो हमको इस तरह से बनाना है। ये सॉल्यूशन हमको ऑयलिक एसिड का बनाना है। ऑयलिक एसिड और अल्कोहल, आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए और ऑयलिक एसिड ले लीजिए, इसका हमें आपस में इनकी मिक्सिंग करनी है, सॉल्यूशन बनाना है। और सॉल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम और अल्कोहल का वॉल्यूम, वो उसका जो रेशियो हो वो 1/400 हो। मतलब कि जो हमारा टोटल सॉल्यूशन बनेगा उसमें 1/400th पार्ट, एक का जो 400वां हिस्सा है वो ऑयलिक एसिड का होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप एक काम करो ना, आप ऐसा कर लो, एक मोटी मोटी बात कि आप ऑयलिक एसिड जो है, ऑयलिक एसिड ये ले लो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और आप अल्कोहल ले लो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इन दोनों को मिक्स कर दो, इनका सॉल्यूशन बना दो, तो ये रेशियो तो मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, ये जो रेशियो मिला है ना, ये जो टोटल सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक इस तरह के, ये जो एक कंटेनर बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंटेनर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बहुत मिलेंगे इस तरह के। ओके, एक कंटेनर में भर लिया। यहाँ पर हमारे पास में एक टेप लगा लिया हमने, यहाँ पर एक टेप लगा, इसको खोल देंगे तो यहाँ से ड्रॉप्स निकल के बाहर आ सकती हैं। ये जो सॉल्यूशन है, ये हमने जो सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर भर लेते हैं, ये सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन को भर लिया, चलो जी भर लिया। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हम एक टब ले लेते हैं। ये हमने एक टब ले लिया। अरे आपके सबके घरों में कुछ इस तरह के कंटेनर रखे होंगे ना, इसको हिंदी में कई लोग तगारा भी बोलते हैं। तो ये जो कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आप पानी भर दीजिए। ये लो जी, भर दिया पानी। अच्छा, अब पानी भरने के बाद में हमको क्या करना है, हमको एक लेयर चढ़ानी है। किसकी लेयर चढ़ानी है, लाइकोपोडियम पाउडर की। मतलब मैं एक लेयर, अरे वो लाइकोपोडियम पाउडर जो है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, पानी के ऊपर छांट देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लाइकोपोडियम पाउडर। अच्छा, ये कौन है, तो ये तो जी पानी है, वाटर। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि यहाँ से टेप को थोड़ा सा खोलना है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो, ये जो बूंदे हैं ना, इस सॉल्यूशन की जो ड्रॉप्स हैं, वो ड्रॉप्स गिरना शुरू होंगी, है ना। ये जो ड्रॉप्स हैं, इसको मैं बोलूँगा कि मैंने टोटल n ड्रॉप्स गिरा दी, ठीक है। अब n कितना, मान लो कि 10, मैंने 10 बूंदे गिरा दी। ये हमने लाइकोपोडियम पाउडर इसलिए डाला था कि अगर ये सॉल्यूशन सीधा सीधा पानी में आके गिरेगा, सॉल्यूशन की ड्रॉप्स पानी में आके सीधी सीधी गिरेगी, तो वो पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा। और हम नहीं चाहते थे कि मिक्स हो जाए, हम चाहते थे कि जो ये वाटर है और ये जो सॉल्यूशन है, ये दोनों सेपरेट रहें एक दूसरे से। इसीलिए मैंने बीच में लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया। देखो बच्चों, ये आपको मैंने जो ये व्यू बता रखा है, ये आपको मैंने फ्रंट व्यू बता रखा है। अगर हम फ्रंट व्यू से देखें इस पूरे एपरेटस को, पूरे सिस्टम को, तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। लेकिन जब हम टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से, ये यहाँ से टॉप व्यू से जब हम देखेंगे, तो ये कंटेनर हमको कैसा नज़र आएगा, ये कंटेनर तो हमको ऐसा नज़र आएगा, गोल सा, ठीक है ना।
अब देखो क्या होगा, ये जो पानी की बूंदे हैं ना, ये पानी की बूंदे हैं, ये सॉरी सॉल्यूशन की जो ये ड्रॉप्स हैं वो इस लाइकोपोडियम लेयर के ऊपर आएंगी। चलो जी, ये मान लो कि लाइकोपोडियम की लेयर है, इसके ऊपर ये जो ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स आई सॉल्यूशन की। अब ये जो ड्रॉप्स आएंगे सॉल्यूशन की, तो हमको पता है कि ये तो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, और जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, जो इंटरनल बाइंडिंग फोर्सेस है ना वो वीक होते हैं। तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो फैलने लगेगा, वो स्प्रेड आउट होने लगेगा। किसके ऊपर स्प्रेड आउट होने लगेगा? वाटर के सरफेस के ऊपर रहा हुआ लाइकोपोडियम के पाउडर का सरफेस, उसके ऊपर ये फैलने लग जाएगा, ऐसे है ना, ये स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो गया। अब होगा क्या कि स्प्रेड होने के बाद में ये जो मिक्सचर है ना, ये सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इस सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है। जब ये अल्कोहल एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर कांटेक्ट, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अल्कोहल तो इवोपरेट हो जाएगा, और जब ये अल्कोहल इवोपरेट हो जाएगा तो बचेगा कौन? तो भैया बचेगा तो ऑयलिक एसिड ही बचेगा। अच्छा जी, अब ये जो ऑयलिक एसिड है ना, उस ऑयलिक एसिड ने सपोज इतना एरिया कवर किया हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो ऑयलिक एसिड कुछ इस तरीके से फैल सकता है ना। देखो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑयलिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे स्प्रेड कर जाएंगे। ये जो मैंने बताया ना बेटा, ये तो बड़ी बड़ी मैंने आपको ड्रॉप्स बताई हैं, ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स हैं। इन ड्रॉप्स के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर स्प्रेड कर चुके हैं ना। अच्छा, इसमें जो अल्कोहल पार्ट है वो तो इवोपरेट हो गया है, बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, ऑयलिक एसिड का पार्ट है। इसका मतलब ऐसा समझ लो बच्चों कि अगर मैंने एक ड्रॉप को यहां पर स्प्रेड करवाया है तो उस एक ड्रॉप का 1/400 पार्ट ही ऑयलिक एसिड है। बाकी का तो सारा पार्ट जो था ना वो तो अल्कोहल था, जो कि इवोपरेट हो गया, उड़ गया। अब देखो ये जो बचा है, ये मॉलिक्यूल की हाइट है। ये क्या है? मॉलिक्यूल की हाइट, मॉलिक्यूल की ऊंचाई। यहां पर दिखा दूं, ये है मॉलिक्यूल, यहां से लेके यहां तक, ये है हाइट ऑफ मॉलिक्यूल, हाइट ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों हमको ये मालूम है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम इस केस में एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होगी। चलो जी, अब इस ट्रिक का यूज कर लेते हैं। स्टार्ट यहां से करते हैं कि मान लो V ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V ड्रॉप है। तो अगर मैं टोटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स को यहां पर फॉल करवाता हूं, तो टोटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स को फॉल करवाया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने इतना ड्रॉप किया लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर के ऊपर, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि जो ये टोटल वॉल्यूम है, इसमें से टोटल वॉल्यूम ये V टोटल सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। अब हमको पता है कि जो ये V टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से ऑयलिक एसिड का हिस्सा कितना है, ऑयलिक एसिड का पार्ट कितना है। तो मैं बोलूंगा कि V टोटल ऑयलिक एसिड वो तो 1/400 पार्ट है। V टोटल वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन वाला। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो V टोटल ऑयलिक एसिड है, इसको अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा, जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा एरिया स्प्रेड, जो ऑयलिक एसिड ने कितने एरिया में स्प्रेड कर रखा है। अब ये एरिया स्प्रेड कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ये जो स्प्रेडेड फिल्म का जो एरिया है ना, ये ग्राफ पेपर की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया,
वो किसके बराबर है? V टोटल ऑयलिक एसिड के वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड के बराबर है। ओके, तो यहां से हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड मिलता है। चलो जी, मैंने लिख दिया V टोटल ऑयलिक एसिड। अब H इज इक्वल टू, तो H इज इक्वल टू मैं कहूंगा कि V टोटल ऑयलिक एसिड डिवाइड बाय एरिया। और ये जो H है ना, ये H क्या है? अरे यही H तो इस मॉलिक्यूल का डायामीटर है, तो मैं बोलूँगा डायामीटर D ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अब देखो V टोटल ऑयलिक एसिड कितना, इसके बराबर है। तो लिख दो ये वैल्यू, यहाँ से इस वैल्यू को, यहाँ से इस वैल्यू को पकड़ के ले आओ, 1/400 V टोटल सॉल्यूशन। और ये V टोटल सॉल्यूशन किसके बराबर है? N इंटू वी ड्रॉप के। तो यहाँ लिखो N इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हमको मिलेगा D, D मतलब डायमीटर। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सारी बात सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो लिया था सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। इसका मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पर जो डायमीटर मिलने वाला है वो सेंटीमीटर में मिलने वाला है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के बदले ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम मीटर क्यूब लेता, अल्कोहल 400 मीटर क्यूब लेता वॉल्यूम, तो मेरा आंसर मीटर में आता। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि डायामीटर ऑफ ऑयलिक एसिड के, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड कितना है। ठीक है, तो ये D क्या है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, या मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर डायामीटर या साइज लिख दो, डायामीटर या साइज। ठीक है, ओके। ये क्या है? ये सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप जो यहाँ पर हमने ड्रॉप करवाए थे। ठीक है, एरिया क्या है? एरिया स्प्रेडेड ऑयलिक एसिड का जो स्प्रेडेड एरिया है वो। तो बच्चों इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, वी कैन मेजर द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। ये इनडायरेक्ट मेथड आपने देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट। यहां पर हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 5 में क्या देखा था कि जो ये एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, ये मतलब अगर मैं कहूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो हमने देखा कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12, ये देखा था हमने। ठीक है ना? चलो देखो बच्चों, यहां से शुरू करते हैं। कार्बन 12 6C12, इसका, इस कार्बन 12 का, इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को मैं कैपिटल M लिख देता हूं हाल फिलहाल। एटॉमिक मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है। अब इसका मतलब ये समझ लो बच्चों कि अगर 12 ग्राम, मान लो कि मैं एक तराजू पर, एक वेइंग मशीन पर, वेइंग स्केल पर, वेइंग मशीन पर मैं तोल लेता हूँ। ये मैंने वेइंग मशीन पर तोल लिया। टोटल 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, ये 12 ग्राम। तो बेटा जब ये जो 12 ग्राम कार्बन 12, ये जो इसको मैं बोलूँगा कार्बन 12, जब 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट को के अंदर घुस के, यहाँ पर घुस के जब मैं गिनने बैठूंगा ना कि टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम की संख्या वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर मिलने वाली है। तो देखो बच्चों, मैं ये कहूँगा कि 12 ग्राम 6C12 एलिमेंट के अंदर जो टोटल संख्या है एटम की, वो है Na के बराबर। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं Na के बराबर, मतलब कि इतनी संख्या में कार्बन के एटम्स को इकट्ठा कर लूँ किसी वेइंग स्केल पर, तो वो टोटल 12 ग्राम मास उसका बैठने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं
इतने सारे एटम की बात करने के बदले में केवल एक सिंगल एटम की बात कर लूँ तो सिंगल एटम का मास कितना होगा, तो मास ऑफ सिंगल एटम इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इंटू ये डिवाइड बाई ये, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/Na ग्राम। एक सिंगल एटम इतने ग्राम का होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो मास ऑफ एटम, किसके एटम की बात चल रही है, 6C12 एलिमेंट के एटम की बात चल रही है। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू 12/Na। Na का वैल्यू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23, इतना, ठीक है ना, इतना ग्राम। तो एक एटम का मास इतना ग्राम मिला हमको। अब आगे बढ़ते हैं, इस डेफिनेशन पर उतर के आते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। एक एटम का मास तो यहाँ पर निकल चुके हैं। चलो वापस आते हैं डेफिनेशन पे फिर से। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 6C12। तो वो कितना इसके बराबर है, 12/6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो ग्राम लिख दो, लिख दिया, ये 12 से 12 कट गया, ओके। तो कितना बचा, तो जी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आएगा, अब मैं ग्राम में नहीं सीधा किलोग्राम में आंसर लिख देता हूँ और आप याद कर लो, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो बालकों, एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। याद रख लेना, ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, इस बात को आप नोट डाउन कर लो, ओके। तो जिन और कुछ मैं देख लेता हूँ, अगर बताने लायक है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बात पूरी हो चुकी है तो मैं एक बार, हाँ मैं तुमको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो 1 AMU मास है ना, ये लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे कैसे किया, ये कैसे सोच लिया मैंने। अरे बच्चों, वैसे भी कोई भी एटम जो होता है ना, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, तो उस एटम का जो मास है वो लगभग न्यूक्लियस के मास के बराबर ही होता है, क्योंकि मास का जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, वो तो न्यूक्लियस का ही होता है। अगर मैं कार्बन 6C12 की बात करूं तो इसके अंदर, इस एटम के अंदर टोटल 12 संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मान लो, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, चलो जी डाल दो, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास लगभग बराबर होता है। तो ये जो एक एटम का मास था, ये जो एक एटम का मास था, इस एक एटम के मास में डिवाइडेड 12 तो मैंने इसलिए किया ना, 12 यहाँ पर इसलिए किया गया है जिससे कि हमको एक सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन का मास मिल सके। मतलब ये मास लगभग मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से मैंने आपके लिए कुछ कंप्रेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं। ये जो कंप्रेस्ड नोट्स हैं, ये आपका जो पूरा के पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और जो बच्चे NCERT पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नीट और जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के सभी इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स सब बनाए गए हैं। स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको मोबाइल नंबर लिखा है, जिनको नोट्स मंगवाने हैं वे मंगवा लो। आपको कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सारा मटेरियल मिलने वाला है। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस जो जी में हैं, नीट में हैं, वो भी मिलने वाले हैं। अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं NCERT के। इसके अलावा ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उनको बहुत अच्छी तरीके से सेग्रीगेट करके बताया हुआ है आपको, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, जब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है अपनी बात को, ठीक है। वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आपके लिए कंप्रेस्ड नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ तक अब हम कथा को विराम करते हैं। तो आज के जो भौतिकी फिजिक्स की कथा यहाँ पर विराम लेती है। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।